Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs for 31st December 2021. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ के साथ. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड के अंदर आफ्सपा को 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है दैट द होल स्टेट ऑफ नागालैंड इज इन डिस्टर्ब्ड एंड डेंजरस कंडीशन, दैट द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी. तो अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझें, जो आफ्सपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये आर्म्ड फोर्सेस को पावर देता है टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया, जिसको लेकर जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो डिक्लेयर किए जाते हैं. तो इस न्यूज़ में कहा गया है अंडर सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर द एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया. देयरफॉर इन सच अ कंडीशन द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी. यहाँ पर नोट करेंगे अर्लियर दिस मंथ ओनली नागालैंड में अराउंड 13 सिविलियंस मारे गए थे, जिसके बाद नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफियो रियो ने डिमांड किया था कि नागालैंड से आफ्सपा को हटा देना चाहिए और रादर इस पूरे एक्ट को रिपील करना चाहिए. रियो ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि वो बार बार नागालैंड के लिए हर साल ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग है इसे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका एम था कि वो लुक इनटू करेंगे कि क्या नागालैंड से आफ्सपा को विड्रॉ करना चाहिए या नहीं. और ये कमेटी लास्ट वीक दिसंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक हफ्ते बाद ही नागालैंड में आफ्सपा को 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 1958 से ही हमारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा वहाँ पे इन्फोर्स्ड है. आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस को पूरे राइट्स देता है ताकि वो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर ऑर्डर मेंटेन कर सकें. इसके लिए द आर्मी इवन गेट्स द राइट टू किल एनीवन हु इज एक्टिंग इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ द लॉ. आर्मी कैन अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट. Along with this, without central government sanction, you cannot, put army or army personnel under prosecution or under any legal suit. तो अब कुछ इस एक्ट के प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले, क्योंकि आफ्सपा डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के लिए लगाया जाता है, तो डिस्टर्ब्ड एरिया को नोटिफाई कैसे करते हैं. अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा. हमारे आफ्सपा के सेक्शन 3 के अंडर आप कोई भी ऐसा एरिया जो कि डिस्टर्ब्ड है, और ये डिस्टर्बेंस कुड बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन और द रेशियल ग्रुप्स, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटीज़, कहीं पे भी अगर इन सब चीज़ों में से लेकर डिस्टर्बेंस है तो उस एरिया को अंडर सेक्शन 3 आप डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई कर सकते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई कौन कर सकता है. तो याद रखिएगा, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ अ स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूटी, दे कैन डिक्लेयर होल स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. ये बात याद रखेंगे, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, ये कॉन्करेंट पावर है, सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है. अब नागालैंड के केस में हम देख रहे हैं कि सेंटर गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई कर रहा है और वहाँ पे आफ्सपा लगा रहा है. हमारे पास मणिपुर गवर्नमेंट की भी एग्जाम्पल है, जहाँ पे इसी दिसंबर 8 को नोटिफिकेशन इशू किया गया टू एक्सटेंड द आफ्सपा एक्सक्लूडिंग द एरियाज ऑफ इम्फाल. तो अगर हम मणिपुर के केस को देखें, राइट आफ्टर 1980s
जो आफ्सपा की नोटिफिकेशन है टू एक्सटेंड आफ्सपा, ये स्टेट गवर्नमेंट ही लगातार इशू करती जा रही है। एंड इन लास्ट 40 ईयर्स अगर हम मणिपुर की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। इट इज़ ओनली द स्टेट ऑफ मणिपुर इटसेल्फ जो कि वहाँ पे आफ्सपा को एक्सटेंड करवा रहा है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के पास पावर है टू इशू नोटिफिकेशन एंड डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिजल्टेंटली वहाँ पे आफ्सपा को अप्लाई करने के लिए। ये पूरा टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस एंटायर इशू कम्स एज अ चैलेंज टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी, तो काफ़ी अच्छे से इस पूरे इशू को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ चाइना से जुड़ी हुई है। चाइना जो कि अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच के लिए जाना जाता है, जैसे भी हो अपना एरिया बढ़ाना है, अपना कंट्रोल बढ़ाना है, और जिसको लेकर चाइना के बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंडिया के साथ LAC डिस्प्यूट हो। इसी को चलते चाइना ने एक और मूव लिया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 15 ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर चाइना ने अपने खुद के नए स्टैंडर्डाइज नेम्स इशू किए हैं। इसे लेकर इंडिया ने बहुत ही शार्पली रिएक्ट किया है और कहा है कि अपने नाम लिख देने से ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है। इसी के साथ साथ चाइना ने अपने ऑफिशियल मैप्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश को मेंशन किया है एज ज़ैंगनान और दी साउथ तिब्बत। ऐसा ही सेम चीज़ अप्रैल 2017 में भी हुआ था, जब चाइना ने अरुणाचल को लेकर 6 न्यू ऑफिशियल नेम्स डिक्लेयर कर दिए थे। एंड उस टाइम पे इस मूव को बहुत ही ज़्यादा रिटेलिएटरी मूव समझा गया था। एंड इसी के चलते तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया था। इसी पूरे इशू को लेकर एक न्यू लॉ जो कि इन्फोर्स होने वाला है 1 जनवरी 2022 से। ये लॉ ये कहता है चाइना अगर ऐसा कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन लेता है जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट या फिर हमारी जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं इनको अगर अफेक्ट करता है, तो वो इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है। अगर हम इस एक्ट का बैकग्राउंड देखें तो इट फॉलोज द चाइनीज मिलिट्रीज ट्रांसग्रेशन इन द ईस्टर्न लद्दाख। लास्ट ईयर जो ईस्टर्न लद्दाख एरिया में हमारा LAC क्राइसिस चल रहा था, उसके बाद ये एक्ट बनाया गया है जो कि 1 जनवरी 2022 से इनैक्ट होने वाला है, इफेक्ट में आने वाला है, जिसके चलते चाइना कोई भी ऐसा अगर डिसीजन लेता है जो इंडिया की तरफ से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, तो इंडिया के लिए वो एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो इट कवर्स अराउंड 3,488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड चाइना रेगुलरली प्रोटेस्ट करता है अगर कोई टॉप इंडियन लीडर या फिर कोई ऑफिशियल अरुणाचल प्रदेश में विजिट करता है, और चाइना बार बार ऐसा करके अपना क्लेम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर रीअफर्म करता है। चाइना ने जो 15 प्लेसेस को नेम किया है विद इट्स प्रॉपर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उनमें से 8 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 4 आर माउंटेन्स, 2 आर रिवर्स एंड 1 इज़ अ माउंटेन पास। हमें हर एक चीज़ का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की इन 15 प्लेसेस को नेम किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनान एंड साउथ तिब्बत डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन पैंगोलिन से रिलेटेड है। पैंगोलिन जिसकी दुनिया भर में हमें 8 स्पीशीज़ मिलती हैं। There are 4 species in Asia and 4 species in Africa, right? तो टोटल कितनी हो गई? 8 species. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें पैंगोलिन की 2 स्पीशीज देखने के लिए मिलती हैं। नंबर 1 इज द इंडियन पैंगोलिन एंड नंबर 2 इज योर चाइनीज पैंगोलिन। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर 2 पैंगोलिन की स्पीशीज हैं, इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन, राइट? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो इंडियन पैंगोलिन है ये थ्रू आउट द इंडिया हमें मिलता है इन द साउथ ऑफ हिमालयाज एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको इंडियन पैंगोलिन नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको चाइनीज पैंगोलिन मिलेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करेंगे कि जो हमारे पैंगोलिन है, दीज आर दी वर्ल्ड्स मोस्ट इलीगली ट्रेडेड मैमल
एंड स्पेशली इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फॉर मेडिसिनल पर्पस, जिसकी वजह से लेकर एक इंटरनेशनल स्मगलिंग ऑपरेशन चलता है एंड जो पैंगोलिन्स हैं दे आर स्मगल्ड थ्रू रोड एंड रेल्स एंड आर सेंट टू चाइना। अच्छा जी, अब एक बार इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहली बार इंडियन पैंगोलिन को रेडियो टैग किया है और रेडियो टैग करके इसे नंदाकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रिलीज किया है। नंदाकनन का लिटरेरी मीनिंग है गार्डन ऑफ हेवन, राइट, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास सिचुएटेड है। जो नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क है ये बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर सिचुएटेड है और पूरा कंप्लीट नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रेजेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है दैट इट इज़ द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडियन पैंगुइन इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में इंडियन पैंगुइन को लेकर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर एक और फैक्ट याद रखेंगे दैट इट इज़ द ओनली जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया which has become the member of World Association of Zoos and Aquarium। ये इंडिया की इकलौती जूलॉजिकल पार्क है जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का हिस्सा है। ऑल्सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इट्स इकोलॉजिकल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। घड़ियाल सबसे पहली बार कैप्टिविटी में यहीं पे ब्रीड हुए थे इन द ईयर 1980। इसी के साथ साथ ये इंडिया का पहला जू है जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज रातेल को ने ब्रीड किया था अंडर कैप्टिविटी। सो नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क ओवरऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंडियन पैंगोलिन को लेकर याद रखेंगे ये दुनिया भर का इकलौता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। कहाँ पे? नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क। आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये एक स्पीशी इन न्यूज़ है तो इसका जो स्टेटस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम IUCN स्टेटस की बात करते हैं। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। IUCN इन सबसे और जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप इनके बारे में एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। अभी आप स्टेटस याद रखेंगे। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इंडियन पेंगुइन को एंडेंजर्ड एनलिस्ट किया गया है और यहीं पे याद रखिएगा जो हमारा चाइनीज पैंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इन दोनों के स्टेटस में फ़र्क आता है। अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें, इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है और चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। नेक्स्ट आता है WPA विच इज़ योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसे शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। इसका मतलब इसकी हंटिंग, इसकी ट्रेडिंग या फिर इसकी किसी भी बॉडी पार्ट की यूटिलाइजेशन को बैन किया गया है। नेक्स्ट आता है साइट्स। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। साइट्स के अंदर इसे अपेंडिक्स 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है। आप अपने इन्वायरमेंट की क्लासेस के अंदर IUCN के बारे में पढ़ेंगे, WPO के बारे में पढ़ेंगे, आप साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने नोट कर लेना है इस पर्टिकुलर स्पीशी का करंट स्टेटस क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। साहित्य अकादमी ने अपने 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स को अनाउंस किया है और इस साल 20 लैंग्वेजेस के लिटरेरी वर्क को ऑनर किया गया है। नाउ ये मुश्किल है कि हम 20 लैंग्वेजेस में किस किस को अवार्ड मिला ये याद रखें, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि नमिता गोखले को उनके इंग्लिश नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अवार्ड दिया गया है, राइट। नाउ इस पूरे न्यूज़ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा साहित्य अकादमी के बारे में जानना, साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में जानना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1954। इट इज़ अ लिटरेरी ऑनर that is conferred annually by Sahitya Academy. Sahitya Academy is India's National Academy of Letters. साहित्य अकेडमी है ये लिटरेरी वर्क्स को लेकर एनुअली अवार्ड देती है इन द वेरियस लैंग्वेजेस। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अगर हम साहित्य अकेडमी कौन कौन सी लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज करता है तो रिमेंबर देर आर 24 लैंग्वेजेस जो कि साहित्य अकेडमी जिसके लिटरेरी वर्क को रिकग्नाइज करता है, जिनमें से 22 लैंग्वेजेस तो वो हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड हैं। तो 22 लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इंग्लिश इज इंक्लूडेड, ये हो गई आपकी 23rd, एंड 24th इज
राजस्थानी। तो टोटल हो गए 24 लैंग्वेजेस, जिसको लेकर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड लिस्ट के अंदर ये 24 लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड, दिस इज नॉट द हाईएस्ट, it is the second highest literary honor which is given by Government of India. So this is the second highest literary honor by Government of India after ज्ञानपीठ अवार्ड्स। यहीं पे क्विकली समराइज कर लेते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड्स को। सो ज्ञानपीठ अवार्ड, इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया एंड इट कैन बी कॉन्फर्ड एनुअली अपॉन एन इंडियन सिटीजन। ठीक है जी। अगर हम इसकी लैंग्वेजेस की बात करें तो शेड्यूल 8 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इंक्लूड होंगी अलोंग विद इंग्लिश। ठीक है। लास्टली, ये स्पॉन्सर किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ भारतीय ज्ञानपीठ। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो इसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आबू धाबी, दुबई विजिट करने वाले थे नेक्स्ट वीक, बट क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो मीटिंग है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। नाउ अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो इस साल सितंबर से ही इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फॉर्मल टॉक्स शुरू हो गई थी ना। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज एग्री करती हैं टू प्रोवाइड ईच अदर सम प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स। ओके, आपस में बैठकर कुछ ट्रेड टर्म्स को तय किया जाता है जो कि कंट्रीज प्रेफर करती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रेड टैरिफ कंसेशन, है ना, कि टैक्स कम हो, कुछ इस तरह के मेजर्स अपनाए जाते हैं जिसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड इवन आसियान, पूरे हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सब के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कुछ कोई ना कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स के ऊपर हमारे एग्रीमेंट तय किए जाते हैं। अगर हम इंडिया और यूएई के एग्रीमेंट की बात करें तो इसे हम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ दिस एग्रीमेंट इज़ ओनली रिलेटेड टू गुड्स। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि फ़िलहाल जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, सिर्फ गुड्स पे बेस्ड होगा। इट डज नॉट इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है बिटवीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये भी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट है इसके ट्रेड को भी इंक्लूड किया जाता है अलॉन्ग विद द अदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। तो अभी फिलहाल इंडिया यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जो कि देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड फिलहाल तक इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय मार्च 2022। नाउ अगर हम इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस देखें तो यूएई फिलहाल इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। और अगर यूएई और इंडिया के बीच में सेपा साइन हो जाता है देन इट विल बी फर्स्ट इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द रीजन। इंडिया ने 2008 के बाद से गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी रीजन के अंदर हर एक तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अबैंडन कर दिया था। एंड उसके बाद अगर हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ पूरा हो जाता है तो दिस वुड बी द फर्स्ट इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दैट एंटायर गल्फ रीजन। इंडिया इस वक्त बहुत सारे बाकी रादर 5 और ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसको लेकर हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील चल रही है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजराइल। और ये है हमारा ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट यूएई। तो लोकेशन वाइज भी जो गल्फ रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ बिकॉज यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न्यूज़ में है तो इसके आसपास के इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को भी समझ लेते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हमने नोट करना है दैट दिस वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडी अंदर जा रही है दिस इज़ कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ, या फिर आपके ऑक्सफोर्ड एटलस में इसे द गल्फ के नाम से भी मेंशन किया होता है। ओके जी। देन
नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वाटर बॉडी है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। ओके, तो यहाँ पे दो गल्फ आ गई, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बोथ ऑफ दीज गल्फ्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इन्हें जो कनेक्ट करती है उस वाटर बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इट इज कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद योर गल्फ ऑफ ओमान। तो अपनी एटलस में आज ही यूएई, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान, अलॉन्ग विद दिस जब आप एटलस ओपन करेंगे तो रेड सी कहाँ पे है उसे मार्क करेंगे, राइट? यहाँ पे आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, उसे आप मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे आएगी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेस, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। ठीक है जी, तो इस रीजन के अंदर आपको दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स मिलती हैं। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती हैं, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब जो कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो इस रीजन की ज्योग्राफी को अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। नाउ यहाँ पे हमें तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद सेपा क्या है, और हमारा CECA, ये तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें पता होना ज़रूरी है ना। पहले एक बार ये न्यूज़ देख लेते हैं क्या है, एंड देन विल सी कि व्हाट इज़ द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया की नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि हमारी इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है, और यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली डब हो जाएगा इनटू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है जी, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम फैसिलिटेशन, लीगल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इश्यूज सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, राइट? अभी इससे पहले हमने यूएई के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसे देखा, और हमने कहा कि इनिशियली हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के अंदर हुआ है, बट लेटर ऑन इट विल इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स अलॉन्ग विद दी सर्विसेज। ठीक है जी, यही हम पीछे पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसमें ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम फैसिलिटेशन, लीगल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इश्यूज इंक्लूडेड होंगे, इसीलिए यहाँ पे इसे कहा गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। नाउ इस स्ट्रैटेजी के तहत it is expected that we will increase the bilateral trade in goods to 100 billion within the 5 years, and in terms of services we will increase it to 15 billion US dollar। ठीक है जी, और अगर एक्सपोर्ट टारगेट की बात करें तो इस फिस्कल ईयर के लिए इट इज़ 400 बिलियन डॉलर्स, और मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी 65.9% टारगेट तक पहुंच चुका है। इस पूरी न्यूज़ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमें पता हो कि FTA क्या है, CEPA क्या होता है और CECA क्या होता है। नाउ ये टॉपिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप इनके बारे में डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे। हाउएवर इसी वीक हमने जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रिलेशंस को डिस्कस किया था तब भी हमने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार क्विकली ब्रीफ करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। ठीक है जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अभी हमने पीछे भी यूएई के टर्म्स भी डिस्कस किया, ये एक सिंपल एग्रीमेंट है जिसमें पार्टीज बैठकर कि कुछ प्रेफरेंशियल टर्म्स में हमारा एक दूसरे के साथ ट्रेड होना चाहिए, उसे जैसे कि टैरिफ रेट सेट कर दिया, इस तरह का एग्रीमेंट जो होता है सिंपल टर्म्स में उसको हम कह देते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है जी, फिर जो थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें तो दो टर्म्स आती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि इन दोनों में से किसकी कवरेज ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ये ज़्यादा वाइडर है। इट विल कवर ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द अदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। तो अगर हम CECA की बात करें, इट ओनली इन्वॉल्व्स टैरिफ रिडक्शन या फिर कह लीजिए एलिमिनेशन, दैट टू इन फेज्ड मैनर एंड ओनली ऑन द लिस्टेड आइटम्स, ऑल्सो एक्सेप्टिंग द नेगेटिव लिस्ट एंड द टैरिफ रेट कोटा आइटम्स। ठीक है जी। तो यूजुअली क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कंट्रीज जो हैं वो CECA साइन करती हैं पहले, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन करने के बाद फिर नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं टू साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आप इसी वीडियो के अंदर फेज देखिए। अभी UAPA के साथ हम कौन सी स्टेज पे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्टेज पे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम डिस्कशंस कर रहे हैं रिलेटेड टू CECA कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, जो कि आगे चलकर अगर हम नेगोशिएशंस करते हैं कैन कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है जी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके और डिटेल्स आपको आपकी इकोनॉमी की क्लासेस में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ईरान से है। तो ईरान बीते दिनों काफ़ी न्यूज़ में था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द टॉक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील। लेकिन आज ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से न्यूज़ में नहीं है। ईरान हैज़ अनाउंस्ड कि उनका सिमॉर्ग सैटेलाइट लॉन्चर ने 3 रिसर्च कार्गोज को स्पेस में लॉन्च किया है, और इसको लेकर ईरान ने इंसिस्ट किया है कि उनका ये जो स्पेस प्रोग्राम है इट इज़ फॉर सिविलियन एंड डिफेंस पर्पस ओनली, एंड ये किसी भी तरह से न्यूक्लियर डील को ब्रीच नहीं करता या फिर किसी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को भी ब्रीच नहीं करता ना। इसको लेकर अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन देखें 2231 जो कि 2015 में आई थी, विच वॉज एंडोर्सिंग द न्यूक्लियर डील, इट हैज़ इम्पोज नो ब्लैंकेट बैन ऑन द ईरानियन रॉकेट और द मिसाइल लॉन्चर्स। इससे पहले ईरान ने 2020 में अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा, जिसको लेकर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अपना शार्प रिब्यूक अप्रोच दिया, एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वर वरिंग कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया गया है, इट हैज़ इंटरचेंजेबल टेक्नोलॉजी with that which is used in ballistic missiles that is capable of delivering a nuclear warhead। तो 2020 में ऑलरेडी इसको लेकर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अपना शार्प रिएक्शन दिया था ना। ये जो स्पेस लॉन्च किया गया है, ऑल्दो ईरान ने स्पेसिफाई किया है कि दिस इज़ ओनली फॉर द सिविल एंड डिफेंस पर्पस ओनली, और ये किसी भी तरह से न्यूक्लियर डील को ब्रीच नहीं करता, बट ये जो मूव है ये उस टाइम पे आया है जब वेस्टर्न पावर्स दे वर इनटू द टॉक्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द न्यूक्लियर डील। तो इसको लेकर ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्चर था। सो दिस वाज द सिमॉर्ग, जिसको हम फिनिक्स भी बोल सकते हैं। सो सिमॉर्ग सैटेलाइट लॉन्चर, इन्होंने 3 रिसर्च कार्गोज को स्पेस में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट से है। एवरी डे हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ नई डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं। नाउ न्यू इसको लेकर डेवलपमेंट ये आई है कि अब US प्रेसिडेंट एंड रशियाज प्रेसिडेंट दे विल होल्ड अ फोन कॉल, एंड ये उस टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, ये जो टेंशन है ये अभी भी बरकरार है। रशिया ने अपनी आर्मी को मार्च करके रखा है ऑन द यूक्रेन बॉर्डर, और साथ ही में नेटो को ये रिक्वेस्ट की है कि वो यूक्रेन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाएं। अगर नेटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन तो इसके काफ़ी ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये हम काफ़ी डिटेल में हमारी पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ना। इसको लेकर दोनों प्रेसिडेंट्स एक दूसरे से बात करने वाले हैं। ये कहा गया है कि US प्रेसिडेंट विल मेक इट क्लियर कि देर इज़ अ डिप्लोमेटिक पाथ टू डी एस्केलेट द टेंशन इन द रीजन, and also US and Russia have scheduled a bilateral strategy stability dialogue on January 10th in Geneva। साथ ही में नेटो और रशिया काउंसिल की मीटिंग भी शेड्यूल की गई है फॉर January 12th, एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप फॉर January 13। तो इस पूरे जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में US और रशिया को लेकर
काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रियल अप्रोचेस और काफ़ी मीटिंग्स को ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमें और भी बहुत सारे अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।